हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9th के लिए ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स क्लास में फिजिक्स के लिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान भी कह सकते हो और आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। ठीक है, आप इसको इतने डिफ़िकल्टीज में लेते हैं कि इनके सारे क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये फिजिक्स है यार, इतना बड़ा चीज़ कहाँ से करें। मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर इतनी आसान है, आप इसको ढंग से देखो और इसमें क्या करना है सिर्फ उतनी बात कीजिए, बाकी को ख़त्म कीजिए। समझ में आ रहा है ना बात। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, जो ऑलरेडी आप 6th क्लास से इवन 5th और 4th क्लास से आप जानते होंगे कि फोर्स क्या होता है। बड़े ही हाइपोथेटिकल टाइप डिफिनेशन है इसके, जिसको आप एक लाइन में से कहो कि डिफाइन कर दूंगा तो ये चीज़ें नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ, कोई बोलेगा पुश करते हैं किसी चीज़ को या पुल करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे फोर्स लगती है। ठीक है, मतलब बिना फोर्स के आप चाहते हो कि आप किसी चीज़ को हम खींच ले अपनी तरफ, या हम यहाँ से रिमूव कर ले, या हम यहाँ से उठा ले, यहाँ पे रख दे, विदाउट फोर्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इवन आप चाहते हो कि ज़मीन पे हम बिना फोर्स लगाए चल लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। एवरीवेयर अगर आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है। चाहे आप किसी सामान को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे रखते हो, या कोई भी चीज़ आप एक जगह से दूसरे जगह फेंकते हो, तो किसी फोर्स से फेंकते हो, मतलब फोर्स के बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे मोशन का कौन सा लॉ लगता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मोशन के 3 लॉज इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम अगर एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू करें तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे भी एनसीईआरटी में आपको यही चीज़ समझाया गया है। एक बच्चा है, इसको ट्रॉली को लेके ऐसे धक्का लगा रहा है, मतलब पुश कर रहा है। पुश करने का मतलब फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का कोई भी यूनिट हो सकता है, दैट मीन्स कि फोर्स में कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है वो भी इसमें दिख रहा होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट। अब कितना फोर्स लगा रहा है ये मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि उस फोर्स को लगा कितना रहा है, मतलब कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है। यूँ कहे कि फोर्स का अगर हम ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम मैग्नीट्यूड के पीछे लिखते हैं, तो फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं। समझ में आ गया बात। तो जो फोर्स है वो हम कह सकते हैं पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। यस, आप डिफाइन कर सकते हो। एवरी जगह पे जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि फोर्स लगता है तो वहाँ पे पुश हो रहा है या पुल हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ देखो ड्रॉल किसी ने ओपन करा तो फोर्स लगाया यहाँ पे, राइट। एक बच्चे यहाँ पे देखो हॉकी स्टिक से हिट कर रहा है बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पुल करेगा उस बॉल को, तो यहाँ पे फोर्स लगा, राइट। सो आप देखो कि आप कहाँ कहाँ पे ज़िंदगी में फोर्स लगाते हो। ठीक है ना, तो फोर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या आप कोई भी ऐसा काम बिना फोर्स लगाए कर सकते हो। इवन हम करें सांस ले रहे हैं, हमने हवा को अपनी तरफ खींचा है ना, पुल करा है। आप देख लो, पेन उठा के देखो, बिना फोर्स का नहीं उठा सकते। तो इसमें यही चीज़ दिखाया गया है। एक यहाँ पे देखिए एक बॉल है, इस बॉल को क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स लगा है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे हो कि फोर्स इज अ पुशिंग एंड पुलिंग। ठीक है ना, मतलब पुश करेंगे कहीं पे, पुल करेंगे तो फोर्स लगता है। इसके मैग्नीट्यूड में हमेशा न्यूटन लगाते हैं, मतलब न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि फोर्स क्या है, तो पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। बचपन में पढ़ा करते थे फोर्स क्या कर सकता है, बात समझ में आ रहा है ना, फोर्स क्या क्या कर सकता है। आप देखे थे फोर्स क्या कर सकता है भाई, फोर्स किसी चीज़ को की शेप को चेंज कर सकता है, उसके साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। समझ गए बात को। तो फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, किसी की मोशन को चेंज कर सकता है, मतलब मोशन में है तो उसको और फास्ट कर सकता है या उसको और स्लो कर सकता है। तो फोर्स कैन डू एनीथिंग, राइट। और क्या कर सकता है, किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सपोज एक अगर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा दे, ये किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, राइट। समझ गए होंगे आसानी से। अब यहाँ पे आती है कि
फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं। आपने बचपन में वो खींचा तानी खेल खेला होगा, मतलब एक दूसरे को पकड़ के हम खींचते हैं ऐसे तरफ, जिधर फोर्स ज़्यादा लगता है हम दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब दूसरे स्टूडेंट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। दो ऑब्जेक्ट का, मतलब दो स्टूडेंट्स का अगर फोर्स इक्वल लग रहा हो तो वो एक ही पोजीशन पे रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स बोथ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर ना ही इधर हो रहा है, मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर हम इस चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ मान लो 5 न्यूटन, एक तरफ 3 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हो, या एक तरफ मान लो 2 बच्चे हैं, दूसरे तरफ 3-5 बच्चे हैं, तो किधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा? 3-4 बच्चे मिलकर ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 3/4 वाले की तरफ चला जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स को हम समझने की कोशिश करें तो मान के चले कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इधर से ड्रॉ कर रहे हैं 2 बच्चे, इधर से 3-4 बच्चे इसको खींच रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ। तो यहाँ पे होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसको इधर से 5 न्यूटन फोर्स लेकर खींच रही है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रही है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब अनइक्वल फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। किसी एक ऑब्जेक्ट इधर खींच रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं, लेकिन जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर की तरफ ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव कर जाएगा। तो बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड फोर्स को हम इसी रूप में समझते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक टेबल पे ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वाई फोर्स लग रहा है। अगर इस फोर्स को 5 यूनिट हम लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर इस तरफ हम एक्स की वैल्यू 10 न्यूटन कर देते हैं और इधर 5 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट एक्स की तरफ मूव कर जाएगा, ड्यूटी अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि अनइक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बातें? तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड, और क्या पढ़ा था? फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखो, ये 2 लोग इसको जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। हो सकता है कि जितना फोर्स ये लगा रहा हो उससे ज़्यादा फोर्स अगर ये लगाता है तो ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा ना, इससे ज़्यादा फोर्स अगर ये लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट देखो दोनों तरफ। यहाँ पे क्या है, इसमें दिखाया रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर, इफ दे पुश, इसको देखिए ध्यान से, उसी को बॉक्स विद द स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज द फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट फोर्स। मतलब एक ने लगा, 2 ऐसे लगा रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो वो नहीं मूव करेगा अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन द केस। अब यहाँ पे आती है बात कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो अपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय द अनदर ऑब्जेक्ट अपोजिट टू दैट फोर्स। मतलब हमने इधर से फोर्स लगाया और इस फोर्स के अपोजिट कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो सरफेस, उस ऑब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में फोर्स लगेगा। क्लियर होगी बातें? Between the bottom of the object and floor rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. The children push the box harder, but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. If the children push the box harder, still the pushing force become bigger than the friction force. जितना friction force लगा रहा है उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर लगाता है, there is an unbalanced force, so the box start moving. जब उससे ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, जितना वो बैलेंस्ड हो रहा था, जो जब मूव नहीं हो रहा था, जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। ठीक है, what happen when we ride a bicycle, when we stop paddling the bicycle begin to slow down. This is again because of the friction force acting opposite to the direction.
अब साइकिल चला रहे हो, मान लो आपने 10 की स्पीड पे कर दिया, पैडल मारना छोड़ दो, तो 10 से फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। वाई, उसको तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि उतनी फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो वहाँ पे। तो क्या करेगा, टायर के बीच में और जमीन के बीच में क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो आपके लगाए हुए फोर्स को धीरे धीरे, जो मोशन में है उस मोशन को धीरे धीरे स्लो कर देता है। राइट, तो यही चीज इसमें बताया गया है कि इसको हमने फोर्स को देख लिया। अब इस बात से समझना क्या चाह रहे हैं, यहां से आती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये हम पढ़ लेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है, आप ऑब्जर्व करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में वो पहले से, या तो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तब तक रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जहाँ पे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखा होगा है, और उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो देखो दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, न्यूटन ने further studied Galileo's idea on the force and the motion and presented 3 fundamental laws and that govern the motion of object. These 3 laws known as Newton's law of motion. आइडिया क्या था, न्यूटन स्टडी गैलीलियोज आइडिया, और न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को रीड करते हुए, स्टडी करते हुए उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ दिया, जिस लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी अप्लाइड फोर्स उसके पर जब तक नहीं लगता तब तक वो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहता है, या अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर हो गई। इसी बात से फर्दर लॉ ऑफ इनर्शिया की जानकारी मिलती है कि ऑल ऑब्जेक्ट resist a change in their state of motion in qualitative way. The tendency of undistributed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia, and this is why the first law of inertia also known as law of inertia. तो हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक ही आज का क्लास है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया उसी को कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है, रिमेन्स एट द सेम कंडीशन, चाहे वो मोशन में हो या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तब तक रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद वो क्या होगा, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क करता है। इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हम आपको बताते हैं, जैसे सपोज आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार अभी मोशन में है, अचानक से ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने के बाद जो उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। चाहे आप बस में, इस तरीके को बस में भी बैठे हो तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया याद है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है तो लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन जहाँ भी कॉज पूछेगा तो आप लॉ ऑफ इनर्शिया दोगे। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट बिकम across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia, and sudden application brakes may be thus cause injury and accident करा सकता है। इसीलिए आपको बेल्ट लगाने के लिए आगे बोला जाता है। ठीक है, और ये लॉ ऑफ इनर्शिया अब आप कहाँ कहाँ देखते हो। देखो, कैरम बोर्ड आपने देखा है, कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा कि कैरम बोर्ड की सारी जो है गीटियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। ठीक है, और आपने किसी एक को है ना ट्रिगर करा, वो मूव कर जाएगा, बाकी सब उसी जगह पे रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब रेस्ट में रहना चाहता है, जिस पे फोर्स अप्लाई किए वो मूव कर जाता है। आप किसी ग्लास के ऊपर क्या करना, कार्डबोर्ड रखना, और कार्डबोर्ड रख के कॉइन रख देना, थोड़ी देर रहने देना, कॉइन ऊपर रहना सेंटर में, और आप कार्ड के ऊपर अगर आप मारते हो फोर्स तो वो क्या करेगा, वो जो कॉइन है वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। इससे क्या मतलब होता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स हमने लगाया है
वो ऑब्जेक्ट मूव करा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है और उसके अंदर वो गिर जाता है। व्हेन द कार्ड फ्लिक विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल इन द टम्बलर, मतलब उसी जगह पे यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया आपका वर्क करता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को आपने देख लिया कहाँ कहाँ वर्क करता है, तो यहाँ पे वर्क करता है, ऑटो कार में जब बैठे हुए हैं ब्रेक आगे लगाते हैं तो वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपको लगेगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ है और उस जगह पे क्या कर सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है। एक बात यहाँ पे देख लीजिए, इनर्शिया एंड मास में आपको एक चीज़ याद रखना है कि लार्जर ऑब्जेक्ट मतलब हेवी ऑब्जेक्ट है, हेवी इनर्शिया। ये लाइन इस जगह पे लिखा होगा कहीं पे, आप देख लीजिए, हेवियर और मोर, है ना, हेवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया। Quantitatively, the inertia of an object is measured by the mass. We may thus relate inertia and mass follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of the rest. The mass of an object is measure of its inertia. मतलब मास को इनर्शिया के बेस पे हम मेजर करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो अगर कहेगा कोई, मतलब क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर कार में कोई 100 kg का बंदा बैठा है, कोई मान के चलिए 50 kg का पर्सन बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या होगा, किस पे ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, है ना। मतलब अगर वेट की बात करें तो न्यूटन में ले लेना, केजी मास, मतलब मास हमने लिया है, तो 100 kg मास में और 50 kg में इनर्शिया किसके ज़्यादा होंगे, 100 kg वाले का ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, पढ़ लिए। अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस क्वेश्चंस को आप करोगे तो आप इनसे आंसर दे सकते हो।